हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। आज है 5 नवंबर 2023। तो आइए देखते हैं 5 नवंबर 2023 में झारखंड करंट अफेयर्स में क्या है इम्पॉर्टेंट। इस सेशन में दोस्तों हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जैसा कि हर दिन हम लोग देखा करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में। इसके अलावा वन लाइनर्स के कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए एक, जिसे आप कमेंट कर बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में जानेंगे और सेशन के अंत में जाते जाते हम लोग कुछ झारखंड के ट्रेडिशनल प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, जो पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है। आइए इसके उत्तर और व्याख्या को जान लेते हैं। यह प्रश्न था दोस्तों, झारखंड के विधायकों की मासिक वेतन और अन्य भत्ते को मिलाकर कुल लगभग कितने रकम दिए जाने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए 1.88 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.88 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1.99 लाख रुपए अथवा ऑप्शन डी 3.88 लाख रुपए। दोस्तों विधायकों के लिए अब जो नया सिफारिश किया गया है वेतन और भत्ते के लिए, वह लगभग 2.88 लाख रुपए होंगे, यानी 2,88,000 रुपये के आसपास होंगे वेतन और भत्ते विधायकों का। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के विधायकों का मासिक वेतन अब बढ़ाने की सिफारिश की गई है और यह वेतन अब लगभग 3 लाख के आसपास होगा, यानी 2,88,000 के करीब। आपको बता दें इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और मासिक वेतन को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है और मासिक वेतन और अन्य भत्ते को मिलाकर कुल 2.88 लाख रुपए की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि 2000 में राज्य के निर्माण के बाद झारखंड में विधायकों के लिए यह 7वीं वेतन वृद्धि है, यानी 2000 के बाद से अब तक यह 7वीं वेतन वृद्धि है। इसके लागू होते ही विधायकों की मासिक वेतन और भत्ते के साथ देश का सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायक बन जाएंगे झारखंड के विधायक। वर्तमान में तेलंगाना के विधायकों को सबसे ज़्यादा वेतन भत्ते मिलते हैं, जो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है। आपको बता दें कि इस वेतन वृद्धि के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की गई थी और यह कमेटी गठित की गई थी भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में। और आखिरी वेतन वृद्धि 2017 में की गई थी, यानी रघुवर दास के सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि 2001 के बाद से अब तक जो वेतन वृद्धि की गई है विधायकों की, वह लगभग अब 14 गुना अधिक हो गया है, यानी 2001 में 19,800 मिला करती थी वेतन और भत्ते विधायकों के, जो अब लगभग 3 लाख के आसपास होगी। यह सिफारिश की गई है एक विशेष कमेटी के द्वारा। ये था दोस्तों पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न और डिटेल। आइए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, एएस मूर्ति को झारखंड के किस पीएसयू का प्रभारी सीएमडी बनाया गया है। ऑप्शन ए बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी मेकन यानी मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, एचईसी का प्रभारी सीएमडी बनाया गया है एएस मूर्ति को, अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल में बता दें कि एचईसी के प्रभारी सीएमडी बनाए गए हैं एएस मूर्ति और उन्हें भेल का सीएमडी बनाया गया है और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एचईसी के। आपको बता दें कि भेल के निवर्तमान सीएमडी नलिन सिंघल का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया। उन्हीं के स्थान पर एएस मूर्ति को भेल का सीएमडी नियुक्त किया गया है और एचईसी का प्रभार दिया गया है। एचईसी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और यहाँ प्रोडक्शन 5 वर्षों के बाद शुरू हुआ था, यानी 1963 में। हैवी इंजीनियरिंग एंड कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है
और यह धुर्वा में स्थित है, हटिया रांची में। और रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एचईसी का निर्माण किया गया था 1958 में। आपको बता दें कि यह पीएसयू देश के भारी उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम करता है और इसकी ख्याति देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ के रूप में रही है। आपको बता दें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रांची स्थित एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ इंडियाज़ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कहा था, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में इंडस्ट्री को ग्रो करना था और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अलग अलग कारखानों में मशीनों और कल पुर्जों की आवश्यकता थी जो यहीं से पूरा हो सकता था। और इसके उद्देश्य की बात कर ले तो विभिन्न कारखानों में छोटी बड़ी मशीनों और कल पुर्जों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ही एचईसी का निर्माण किया गया था रांची में। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं एचईसी के। एक है फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से निर्मित है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से निर्मित है। और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो रूस के सहयोग से निर्मित है। अतः इसीलिए कहते हैं कि एचईसी का निर्माण चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से किया गया है, जिसके 2 प्लांट चेकोस्लोवाकिया और 1 प्लांट रूस के सहयोग से किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने किस मोबाइल ऐप यानी मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार कराया है? ऑप्शन ए जी झारखंड ऐप, ऑप्शन बी जी शिक्षा ऐप, ऑप्शन सी जी गुरुजी ऐप अथवा ऑप्शन डी स्कूल ज्ञान ऐप। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जी गुरुजी एप्लीकेशन के नाम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मोबाइल ऐप तैयार किया है जो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अथवा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसका नाम है जी गुरुजी ऐप और यह प्ले स्टोर में फ्री में उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि जी गुरुजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को, जब मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित थे और जी गुरुजी यानी झारखंड गुरुजी ऐप और साथ ही वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐप के लॉन्चिंग का उद्देश्य क्या है। राज्य में शिक्षा का अलख जगाना और गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और साथ ही ऐप से बच्चे स्कूल के साथ साथ घर पर भी ऑडियो वीडियो के साथ डिजिटल स्क्रिप्ट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। ऐप में जो बच्चों की सुविधाएं मिलने वाली हैं वे हैं जी गुरुजी ऐप में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध होगी, ऑनलाइन टीचर्स भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सभी विषयों को सरल तरीके से शिक्षकों द्वारा समझाया जाएगा बच्चों को और इसके लिए वीडियो भी उपलब्ध होगा। मंथली टेस्ट भी कराया जाएगा और उसका रिपोर्ट यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चे अपना मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कर सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का जो तीसरा नंबर प्रश्न है यह है, अंशु सरकार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए एशियन फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के भारत शाखा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन के भारत शाखा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन के भारत शाखा का अध्यक्ष अथवा ऑप्शन डी वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के भारत शाखा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के भारत शाखा का अध्यक्ष बनाया गया है अंशु सरकार को, जो कि एक प्रसिद्ध योगाचार्य हैं, योग गुरु हैं, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अतः ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अंशु सरकार जो कि एक योगाचार्य हैं, वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन के भारत शाखा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। जमशेदपुर के जाने माने योगाचार्य हैं और सरकार योगा एकेडमी के संस्थापक हैं जो कि जमशेदपुर में ही स्थित है।
आपको बता दें कि वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन यानी WFF की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में है और विश्व के लगभग 139 देशों में इसकी शाखाएं हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के अध्यक्ष ग्राम लैंसफील्ड हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के द्वारा योग आइकन अवार्ड से भी अंशु सरकार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु अंशु सरकार को योग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि श्री सरकार को यह अवार्ड पिछले लगभग 40 वर्षों से योगा के प्रचार प्रसार करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, कोचेस, योग थेरेपी आदि के क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों के लिए ही उन्हें यह योगा आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। बीजेपी विधायक दल का नया नेता किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अमर बाउरी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भाई पटेल, ऑप्शन सी बिरंची नारायण अथवा ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। दोस्तों, बीजेपी विधायक दल का नया नेता अब चुना गया है अमर बाउरी को, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अतः अमर बाउरी बीजेपी विधायक दल के अब नेता चुने गए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल का नया नेता का चुनाव कर लिया गया है और यह नए नेता हैं अमर बाउरी, जो कि चंदन क्यारी से विधायक हैं, जो कि एक रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए और यह चंदन क्यारी बोकारो जिले में स्थित है और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा क्षेत्र है, जबकि बोकारो जिले के अंतर्गत है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और नेता प्रतिपक्ष की मान्यता अमर बाउरी को मिलने की संभावना है कि बाबूलाल मरांडी सबसे विपक्षी दल के नेता तो थे, परंतु दल बदल कानून के तहत उन्हें मान्यता अभी तक नहीं प्रदान किया गया था और अब उम्मीद है कि अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी विधानसभा में। अमर बाउरी के बारे में आपको बता दें कि 2014 में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से वे पहली बार एमएलए निर्वाचित हुए थे। उस समय वे झारखंड विकास मोर्चा के सदस्य थे, यानी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीते थे। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे और रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान उन्हें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में वे बीजेपी एससी विंग यानी बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा एक और निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा में भाजपा विधायक दल का सचेतक भी नियुक्त किया गया है और यह सचेतक नियुक्त किया गया है जयप्रकाश भाई पटेल को, जो कि मांडू के बीजेपी विधायक हैं और मांडू विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें हजारीबाग जिले में और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा पहले से ही जो मुख्य सचेतक हैं भाजपा के, वे हैं बिरंची नारायण। दोस्तों, देखते हैं अब अगले प्रश्न को और आज का अगला प्रश्न है और 5वां प्रश्न है, देवघर के हरेराम पांडे हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी कौन बनेगा करोड़पति में आमंत्रित किए गए थे, ऑप्शन सी झारखंड सरकार ने 21 लाख रुपए का चेक उन्हें दिया है, अथवा ऑप्शन डी केबीसी में 1 करोड़ रुपए हरेराम पांडे ने जीत हासिल की है यानी जीती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, केबीसी में उन्हें आमंत्रित किया गया था। इनके बारे में आपको बता दें कि क्विज शो केबीसी में झारखंड के हरेराम पांडे को आमंत्रित किया गया था। हरेराम पांडे सालों से अनाथ बच्चों के लालन पालन कर रहे हैं। हरेराम पांडे द्वारा संचालित एक आश्रम है देवघर में, जिसका नाम है नारायण सेवा आश्रम। वर्तमान में उनके आश्रम में लगभग 35 बच्चे बच्चियां हैं और आश्रम में बेटियों की संख्या सर्वाधिक है। हरेराम पांडे हॉट सीट पर बैठे और लगभग 25 लाख रुपए जीते और साथ ही अमिताभ बच्चन ने व्यक्तिगत तौर पर हरेराम पांडे को नारायण सेवा आश्रम के लिए 21 लाख रुपए का चेक दिया है।
चलिए दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यह सम्मान था दोस्तों साहित्य शिखर सम्मान 2023। दूसरा प्रश्न है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नीरज सिन्हा। तीसरा प्रश्न है, झारखंड को मिली पहली विस्टाडम कोच वाली ट्रेन को किन 2 स्टेशनों के बीच चलाया जाएगा, यानी चालू कर दिया गया है अभी से? यह रांची और न्यू गिरिडीह के बीच चल रही है न्यू विस्टाडम कोच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दूसरा स्वर्णशिला सम्मान 2023 शेखर मलिक, दिलीप चक्रवर्ती और शांता चक्रवर्ती को दिया गया है? इसका उत्तर है साहित्यिक योगदान के लिए। झारखंड के विशाल यादव को एशियन गेम्स 2023 के लिए किस टीम में शामिल किया गया था? उत्तर है इंडियन फुटबॉल टीम में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मेडिको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है जहां योगायुष केंद्र खोला जाएगा? इसका उत्तर है 3, और ये 3 स्थान हैं नेतरहाट, पतरातू और मैकलूस्कीगंज। अगला प्रश्न है, चतरा में विख्यात मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसे कब राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है 2016 में इसे राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। और यह मंदिर भद्रकाली मंदिर जहां इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सनातन, जैन और बौद्ध इन तीनों के लिए प्रमुख स्थल है, यानी धार्मिक स्थल है, यानी ये तीनों धर्म का संगम स्थल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को किस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है ओबीसी। झारखंड के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर यानी कॉट-लीट का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है महादेव टोप्पो। एनसीआरबी के अनुसार आत्महत्या के मामले में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है 6ठा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या के मामले में झारखंड का 6ठा स्थान है। और आत्महत्या के मामले में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2019 की तुलना में बढ़ोतरी 82.8% है, जबकि झारखंड में 30.5% है। ओडिशा के लिट्टीबेड़ा से रांची के सीठियों तक 147 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के तहत झारखंड में कुल कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा? इसका उत्तर है 121 किलोमीटर। और कुल जो दूरी होगी 147 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 121 किलोमीटर झारखंड में होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब बारी आ गई है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 62वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड ने किस राज्य को हराकर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान अथवा ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। आइए अब देखते हैं स्ट्रैटेजी के कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत जो आज का पहला प्रश्न है यह है, करमाली जनजाति के लोग किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? ऑप्शन ए मयूराक्षी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी अथवा ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी दामोदर नदी को करमाली जनजाति के लोग झारखंड में सबसे पवित्र नदी मानते हैं। आइए इसके बारे में, करमाली जनजाति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। करमाली जनजाति झारखंड की एक प्रमुख और अति प्राचीन जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह के अंतर्गत आने वाला जनजाति है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 64,000 है, जो 0.74% के बराबर है। और इनकी भाषा कुरमाली है, जो आस्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। करमाली जनजाति शिल्पकार होते हैं और अस्त्र शस्त्र बनाने में ये निपुण माने जाते हैं। इनके समाज में, इनके जनजाति में विवाह के कई प्रकार हैं, जैसे गोलट विवाह, राजी खुशी विवाह, आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, ऊढ़री विवाह, ढुकू विवाह, सांगा विवाह आदि। इनमें जो वधु मूल्य होता है उसे पोन या हथुआ कहा जाता है। और करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होते हैं और इनके पवित्र स्थल को देवूकरी कहा जाता है।
जबकि धार्मिक कार्यों को संपादन करने वाले को पहा या नाया कहा जाता है करमाली जनजाति में। प्रमुख त्यौहार इनका सरहुल, कर्मा, सोहराई, नवाखानी, टूसू आदि है, परंतु टूसू को ये लोग मीठा पर्व और बड़का पर्व के नाम से पुकारते हैं या संबोधित करते हैं। दोस्तों अब वन लाइनर्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है, झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश यानी मिट्टी का बर्तन लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर है कड़सा नृत्य। आपको बता दें कि कड़सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मूल रूप से नृत्य है और महिलाएं अपने कंधे पर मिट्टी का बर्तन रखती हैं या सर पर मिट्टी का बर्तन रखती हैं और प्रदर्शन करती है यानी डांस करती है। यह किसी विशेष अवसर पर तो नहीं किया जाता है, परंतु मौसमी त्यौहार के अवसर पर इसे किया जाता है, किसी मेहमान के स्वागत में किया जाता है, यानी जब भी खुशी का मौका हो इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? इसका उत्तर है LSO मैली। इस पुस्तक की जो रचना की गई थी वह LSO मैली के द्वारा की गई थी और इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 1910 में किया गया था। आपको बता दें कि मैली अपने समय में यानी कई वर्षों तक बंगाल के मजिस्ट्रेट रहे थे और कलेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उनकी कई और पुस्तकें भी हैं, जैसे बंगाल जिला गजेटियर है, संथाल परगना और पूर्णिया नाम से उनके अन्य प्रमुख पुस्तक हैं जो प्रकाशित हो चुकी थी। ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च 2021 के अनुसार झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह है दोस्तों 79,716 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% ही है। वैसे जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा भी जो भौगोलिक क्षेत्रफल बताया जाता है वह 69,714 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ISFR द्वारा 2 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा बताया जाता है। और दोनों ही मामले में जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.42% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न है, लोहरदगा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है लोहरदगा जिला। आपको बता दें कि झारखंड में 2 ऐसे ज़िले हैं, लोहरदगा और खूंटी। ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रांची संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1974। आपको बता दें कि यह TR या I यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थित है, होटवार में। और यह जो संग्रहालय है वह सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा इसके अंदर में 10 अलग अलग प्रकार की गैलरी है, जहाँ पे जो झारखंड के प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक और आधुनिक कलाकृतियाँ देखने को मिल सकती है। इसके परिसर में एक बड़ा पुस्तकालय भी है और इसके में लगभग 300 के आसपास लोग बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।